अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। उसमें चार जो प्रोसेस हैं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो समझाऊंगा आसान तरीके से, ठीक है। तो इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम, अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है? सबसे पहले तो इस चीज़ का पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ सिस्टम कंडीशन ऑफ सिस्टम को कहते हैं। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, हालत। तो ये कंडीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जो भी कंडीशन होगी ना उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। चाहे वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या ये कुछ भी, जो स्टेट ऑफ मैटर हैं अगर वो इस सिस्टम में होंगे तो वो इससे स्टेट ऑफ मैटर तो यही कहलाती हैं। सिस्टम भी तो यही हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आ जाएगा स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। पैरामीटर यूज टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। वो अब हम लोगों ने बताने कौन से होते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो उनमें से ये प्रेशर हो गया, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं या स्टेट कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम्स होते हैं, स्टेट वेरिएबल या स्टेट कांस्टेंट। ये आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा। थर्मोकेमिस्ट्री 7 चैप्टर है, ठीक है, 11वीं क्लास का, और थर्मोडायनामिक्स 11वां चैप्टर है फिजिक्स का, 11वीं क्लास का। तो वहाँ पे आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक जनरल आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, ठीक है, वो कौन सी है? P इज इक्वल टू एन आर टी। इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू एन आर टी। ये देखें अब P1 V1 T1, ठीक है। अब जबकि हम टेम्परेचर को शामिल कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी तो दोबारा हो जाएगा ना। पहले इनिशियल कंडीशन पे था, फिर दूसरी कंडीशन पे चला जाएगा फाइनल पे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोसेस इनके अंदर कौन से होते हैं। अब वो प्रोसेस हमने डिटेल के साथ पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मीन सेम और थर्म का मतलब हीट होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट या टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है। यानी वो फाइनल से इनिशियल से फाइनल तक जाता है लेकिन टोटल टेम्परेचर क्या रहता है? वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये देखिए दो ग्राफ आप लोगों के सामने बनाए गए हैं, ठीक है। पहले ग्राफ में अगर आप देखें तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या था? ज़ीरो था। अब आगे दूसरे ग्राफ में हम चले जाते हैं। इधर टेम्परेचर तो उन्होंने जो लाइन खींची हुई है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट खींची हुई है, यानी जो वाई एक्सिस पे लाइन खींची हुई है वो क्या है? स्ट्रेट खींची हुई है। और एक्स एक्सिस वाली लाइन देख लेंगे ना तो वो थोड़ा सा वो क्या हो रही है? झुक रही है, ठीक है, यानी वो कर्व बना रही है। तो इधर टेम्परेचर सेम था लेकिन चेंज ऑफ टेम्परेचर वो सेम नहीं था, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल नहीं है। दूसरा ग्राफ आइसोथर्मल का नहीं है, ठीक है। पहला आइसोथर्मल का, दूसरा था आइसोथर्मल का नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई तो ठीक, नहीं आई तो मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है, मैं आपको फिर वहीं पे समझा दूंगा। उसके बाद आ जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम होता है। बार किसके लिए यूज़ करते हैं हम? प्रेशर के। प्रेशर का यूनिट एक बार भी तो है ना, एटीएम यूनिट है, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट है, पास्कल इसका यूनिट है। देखें इतने यूनिट इसके बारे हैं। तो बार भी एक यूनिट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बार, मिली बार, ठीक है। ये मटेरियल जैसे यूज उसको करते हैं। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर वो एक्सपेंशन के लिहाज से पूछ लेना तो सबसे ज़्यादा वर्क भी आइसोबैरिक में होता है, ठीक है। तो इतने एमसीक्यूज बन गए एक ही इसमें से, टर्म्स में से। उसके बाद आते हैं आइसोकोरिक पे। आइसो का मतलब सेम और कोरिक का मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक कहते हैं। तो अब क्यू, क्यू जो होता है ना कांस्टेंट, ठीक है, क्यू किसके लिए होता है? ये क्यू भी एक कांस्टेंट, और क्यू अक्सर औकात किसके लिए हम यूज़ करते हैं? ये हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ हैं, इसमें ना चारों आप लोगों ने बताना है कौन सी कर्व किसके लिए, ठीक है। तो पहली कर्व किसके लिए है? पी जहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो आइसोबैरिक के लिए होगी। ये तो अनदेखी आप लोग बता देंगे कि ये आइसोबैरिक के लिए, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है वो किसके लिए होगी? वो आइसोकोरिक के लिए होगी। ये दो तो आप आसानी से, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे कि ये कर्व किसके लिए, ये कर्व किसके लिए। ये एमसीक्यूज बनता है ना, वो इन चारों का ना लेबल करके पूछ लेते हैं कौन सी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब आ जाता है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अब एडियाबैटिक प्रोसेस की हमने कर्व देखनी है वो कौन सी है? देखें जो पी वी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड कैसे करें कौन सी कर्व किसके लिए? तो एक होती है पी वी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आप प्रेशर फाइंड करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, कॉन्स्टेंट ओवर वी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी गामा इज इक्वल कॉन्स्टेंट। अब जैसे कि आपको पता है गामा की ना वैल्यू एक से बड़ी होती है, एक से कभी कम हो ही नहीं सकती गामा की वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब देखें वी गामा, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। अब चूंकि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जब वी गामा ग्रेटर हो जाएगा तो इसका मतलब जो प्रेशर एडियाबैटिक प्रोसेस वाला है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से जिसके ना प्रेशर की कर्व जो ना कम होगी ना, यानी कम होगी, वो स्टीप होगी, तो वो एडियाबैटिक का बन जाएगा। और जिसकी ज़्यादा स्टीप होगी यानी कर्व बन रही होगी वो आइसोथर्मल का बन जाएगा,
ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई है। वी गामा एडियाबैटिक प्रोसेस में आ रहा है। अब जबकि वी गामा ज़्यादा यानी वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब जबकि प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी जो कर्व बन रही है वो लेस हो स्टीप होगी। ठीक है, तो ये देखिए जो नीचे वाली कर्व है ये लेस स्टीप बन रही है। ठीक है, यानी छोटी कर्व बना रही है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। और जो ऊपर वाली कर्व है ये क्या बना रही है, ये ज़्यादा कर्व बना रही थी, ज़्यादा स्टीप थी, तो वो क्या बन रही थी, वो आइसोथर्मल के लिए। अब सिस्टम, सारे के सारे प्रोसेस होते हैं सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम दो तरह का हो सकता है, वैसे तो 3 किस्म का होता है, लेकिन ये 2 किस्म का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ओपन सिस्टम भी होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इनमें ना नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो सब में कॉन्स्टेंट होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मैटर किस में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एनर्जी किस में चेंज हो रही है, किस में एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो ये सारा का सारा ये इसी में होता है। ठीक है, तो ये एक अलग टर्म है। ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। ये थर्मोकेमिस्ट्री में ना ज़्यादातर एंथैल्पी वाले चैप्टर में ना इसके मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों का पता होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, चूँकि बच्चों को ना ये बेसिक कंसेप्ट थोड़े पता नहीं होते, तो इस वजह से वो फिर गलती कर जाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।